हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो सीटेट की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सीटेट 2016 जो कि फरवरी माह में आयोजित हुआ था, फिर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र विषय से पूछे गए सभी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं ये सभी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएँ बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। पहला समस्या है विकल्प, दूसरा संसाधन है, तीसरा बाधा है, चौथा परेशानी है। तो इसको देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा संसाधन। यानी भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं तो इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। पहला विकल्प है शिक्षक और शिक्षार्थियों की सफलता असफलता के सूचक हैं। दूसरा, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तीसरा, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। चौथा, बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको बता दें कि बच्चे द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 3 के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपनी सिद्धांतों की रचना करते हैं। यानी कह रहे हैं कि चार विकल्प दिया गया है और बताया, इसमें पहला विकल्प पावलो है, दूसरा युंग, तीसरा पियाजे और चौथा स्किनर। इसमें ये पूछा गया किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है वो पियाजे। इसका राइट आंसर क्या है? पियाजे। यानी कहने का मतलब ये है कि पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ, शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। देखिए, शिक्षा बाल केंद्रित है तो इसमें केंद्र में बालक ही रहेगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो है बालक के विचारों को हम जो है महत्वपूर्ण स्थान देंगे और उनकी जो है भागीदारी को भी हम जो है महत्व देंगे। तो इसमें दिया है पहला विकल्प है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। दूसरा है बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी का महत्व। तीसरा है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। चौथा है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो आपको हम बता दें, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को क्या करना? महत्व देना। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। यानी जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। पहला, कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह कर सकें। दूसरा, उस पर एक भाषण देकर। तीसरा, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। और चौथा है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर। और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। तो यहाँ पर इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चे की सहायता कर सकता है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। इसका मतलब ये हुआ, देखिए आपको हम बता दें कि अगर बालक के सामने कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके उनको करने के लिए प्रेरित किया जाएगा तो उस कार्य को वो जल्दी करते हैं, यानी जल्दी सीखते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। पहला है एक प्रभावी आकलन युक्ति है। दूसरा है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। चौथा है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। देखिए, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 7, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र स्थिर रहता है, अवनत रहता है, समान रहता है, बेहतर रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या रहेगा?
देखिए, शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा सीखेंगे, तब उनके सीखने का जो वक्र होगा वो क्या होगा, वो बेहतर होगा। आप जानते हैं सीखने के वक्र कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको कह सकते हैं रेखी वक्र होता है, नतोदर वक्र होता है, उन्नतोदर वक्र होता है, मिश्रित वक्र होता है। तो इस तरीके से वक्र कई प्रकार के होते हैं। और सीखने में और ये सीखने के जो वक्र होते हैं, बालक के सीखने की प्रगति के जो है द्योतक होते हैं, यानी उनके सीखने की स्थिति क्या है कि है उनके सीखने में जो है उन्नति हो रही कि अवनति हो रही है, इसके क्या होते हैं, द्योतक होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। पहला है अव्यवस्थित, दूसरा अप्रत्याशित, तीसरा क्रमबद्ध और व्यवस्थित, चौथा है एड़ी से चोटी। तो देखिए, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, ये सही है। और लेकिन यह एक जो है कह सकते हैं क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का क्या करती है, अनुगमन करती है। इसमें जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि सभी व्यक्तियों में विकास की दर भिन्न हो सकती है, लेकिन वो एक जो है क्रमबद्ध और निश्चित नियम के अनुसार ही विकास उसमें होगा। यानी पहले जैसे कहा जाता है सिर का विकास होगा, फिर सिर से पैर की तरफ विकास होगा, तो वह सभी शिशुओं में यही जो है गतिविधि पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। दूसरा है विकास एकल आयामी है। तीसरा है विकास पृथक होता है। चौथा है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो अगर इसके विकल्प को देखा जाए तो विकास एकल आयामी गलत है, विकास पृथक होता है गलत है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है ये भी, क्योंकि विकास जो है प्रसव पूर्व अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि गर्भाधारण के समय से ही जो है विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। पहला जन्मजात विशेषताओं के कारण, दूसरा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच की अन्योन्य क्रियाओं के कारण, तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, चौथा है वातावरण के प्रभाव के कारण। देखिए, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता का कारण जो होता है वो उसके वंशानुक्रम और वातावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये दूसरा होगा। आप जानते हैं कि बालक के विकास में न केवल वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है और न केवल अकेले वातावरण का प्रभाव पड़ता है, बल्कि इन दोनों की जो है अंतरक्रिया का प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि वुडवर्थ ने कहा था कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का प्रभाव पड़ता है, इसलिए राइट आंसर इसका दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। रोमांचकारी, मुख्य, गौड़, कम महत्वपूर्ण। तो बताइए, बच्चे के विकास में आप यहाँ पर क्लियर समझ ही गए होंगे। बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। कौन सी भूमिका निभाता है? परिवार की भूमिका क्या होती है? मुख्य होती है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? पहला है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पना परक खेल। तो ये जो है गलत है। यहाँ देखिए, ये गलत है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा 11 वर्ष से ऊपर है तो केवल वो अनुकरण प्रारंभ इसमें अनुकरण प्रारंभ नहीं करेगा। यानी ये सर्वोच्च स्तर पर है, यानी जीन पियाजे की जो चौथी अवस्था है उस पर है। तो इसमें जो है तार्किक चिंतन, कल्पना, ये सब जो है गुण जो है उसमें आ जाता है। तो इसलिए ये जो है राइट आंसर नहीं है। दूसरा शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग, ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि शैशवावस्था जो होती है जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था। तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, इसमें निगमनात्मक विचार दिया है तो ये भी सही नहीं है, इसमें निगमनात्मक विचार का अभाव रहेगा। ये जो है चौथा है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो यहाँ पर देखिए यही राइट आंसर है। देखिए जो है राइट आंसर है कि मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो जो होती है 7 से 11 वर्ष होती है। तो इसमें बच्चे जोड़, घटाना, गुणा, भाग यानी तर्क यहीं से प्रारंभ इनका हो जाता है। अगला है
एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण, विपर्यय चिंतन, प्रतीकात्मक चिंतन। तो देखिए एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जा रहे हैं। वह जो है कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? कार्य कारण की। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन, क्वेश्चन नंबर 14, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो यानी यहाँ पर देखिए पहला विकल्प दिया है आकार मूर्त परकता, दूसरा है प्रकार मात्रा, तीसरा आकार किस्म, चौथा है मात्रा प्रकार। तो हम यहाँ पर जो राइट आंसर है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है और बजाय मात्रा के। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत समस्या का उदाहरण है? आधारभूत समस्या का उदाहरण है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, चौथा अनुबोधन संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो ये इसका जो है राइट आंसर है, जो है ये जो है इसी का अनुबोधन संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, वाइगोटस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व से होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। चौथा विकल्प है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं। ये वाइगोटस्की का विचार था। अगला है कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए। पहला विकल्प है शारीरिक विकास के चरण, दूसरा है संवेगात्मक विकास के चरण, तीसरा है नैतिक विकास के चरण, चौथा संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो यहाँ आपको हम बता दें कि कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास के चरण जो है प्रस्तुत किए थे, जिसमें नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे, चरण 3 बताए थे। एक को आप कह सकते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा होता है परंपरागत स्तर, तीसरा होता है उत्तर परंपरागत स्तर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? पहला है विकल्प एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। यहाँ एकमात्र शब्द का प्रयोग किया, ये गलत ही है। दूसरा है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तीसरा एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। चौथा एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो सही है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में क्या कर रही है, प्रत्येक समूह में जा रही है। यानी दूसरा जो है नंबर इसका सही है, दूसरा विकल्प सही है। बुद्धि है, पहला है एक अकेला और जाति विचार, दूसरा दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, तीसरा एक विशिष्ट योग्यता और चौथा जो है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है जो है बुद्धि जो है सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। वेस्लर ने कहा था बुद्धि अनेक शक्तियों का समूह है। तो यहाँ पर राइट आंसर है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 20, भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। पहला है अमहत्वपूर्ण, दूसरा अति संवेदनशील, तीसरा निरपेक्ष, चौथा कम महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। कैसा काल है? अति संवेदनशील काल है। क्वेश्चन नंबर 21, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी है। आपको कई बार हमने बताया है कि जहाँ पर केवल मतलब जिस बात से ये पता चले कि इसमें लड़कों की वरीयता दी जा रही है या लड़कियों की वरीयता दी जा रही है, तो ऐसे जो विचार भी कह सकते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करते हैं, यानी भेदभाव की रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प है
लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। तीसरा है लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। चौथा है जाति भेदभाव का परिचायक है। तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर पता चल गया होगा। दूसरा विकल्प सही है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 22, आकलन बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। दूसरा, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। बच्चों को लेबल करने यानी नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें, आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। इसका जो है तीसरा विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। दूसरा, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तीसरा, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। चौथा है, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन जो है दूसरा ऑप्शन कर रहा है, यानी ये कह रहा है कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ देखिए, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि पहला विकल्प है, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। दूसरा, उन्हें कक्षा में अलग बैठाए। तीसरा, उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। तो जो लास्ट के 3 ऑप्शन ये गलत ही हैं और यही पहला ऑप्शन वंचित वर्ग की जो पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षक यानी वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि कि बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? पहला, अपमानजनक व्यवहार। दूसरा, बी को डी, वाच को सा, 21 को 12 लिखना। दूसरा है तीसरा है कम अवधान विस्तार उच्च शारीरिक गतिविधि। तीसरा है मनोभाव का जल्दी बदलना यानी मूड स्विंग्स। तो यहाँ पर देखिए अधिगम निर्योग्यता की बात किया गया है। वह बी को डी, वाच को सा, 21 को 12 लिख रहा है तो उसको लिखने में अक्षमता है यानी डिस्ग्राफिया से ग्रस्त है। तो यहाँ पर ये जो है क्या कह सकते हैं, इसका जो है दूसरा वाला ऑप्शन जो है सही होगा। और आप जानते हैं पठन विकार से डिस्लेक्सिया संबंधित होता है, गणितीय विकार से डिस्कैल्कुलिया जो है संबंधित होता है और भाषाई विकार से जो है अफेजिया जो है होता है और अधिक तनावग्रस्त की जो स्थिति होती है वो डिस्थीमिया होती है। तो इस तरीके से आपको पहले भी बताया गया। 26, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, आंशिक रूप से देख रहा है यानी पूर्ण रूप से नहीं देख पा रहा है। पहला है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसकी किसी काम नहीं आएगी। दूसरा, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। तीसरा, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। चौथा है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालयों में रखना चाहिए यानी तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 27, सीखना यानी लर्निंग। पहला है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है। तीसरा है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। चौथा है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो जो सीखना होता है वो सीखने वाले के संवेगों से क्या करता है, वो प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 28, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को पहला, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुनें और उसका अनुपालन करें। यहाँ हतोत्साहित शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए ऑप्शन गलत है। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, ये भी गलत है। अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। और चौथा, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जो है जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है।
देखिए यहाँ पर जो है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ये राइट आंसर होगा इसका तीसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? पहला है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, दूसरा है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, तीसरा है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, चौथा है याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का जो अर्थ होता है वो जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। वाद विवाद। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। पहला है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, दूसरा है अपनी रुचि से, तीसरा है पुरस्कार के लिए, चौथा शिक्षक की डांट से बचने के लिए। देखिए बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे अपने रुचि से किसी गतिविधि में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो दूसरा वाला हो जाएगा। तो हमने सभी 30 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया भी होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।